वेलकम टू थोरेक्स। आज आपको समझाता हूं लेक्चर नंबर 6 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, जिसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स रखे हैं बच्चे। पहला टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले जितने भी लेक्चर आए हैं वो सब ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल थे, आपने भी नोटिस किया। अब से हम स्टार्ट करेंगे समझना यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ऐसा सेल जिसके ऊपर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है, उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसके बाद टॉपिक रहेगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर कुछ मेजर डिफरेंस दिए हैं एनसीईआरटी में उनका। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक इसी लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अगले लेक्चर तक चलेगा बच्चे। काफी डिटेल पढ़ेंगे इस टॉपिक में। 3 टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के अंदर मोर और लेस। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा बच्चे। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चे यूकैरियोटिक सेल। देखो बच्चे, यूकैरियोटिक वर्ड ही 2 वर्ड से मिलकर बना है भाई। यू का मतलब होता है ट्रू, वेल डिफाइंड, वेल एडवांस्ड, है ना। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इट मींस इस सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। वेल डिफाइंड होने का मतलब ये है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। और इस एनवेलप के अंदर 2 मेम्ब्रेन होगी, जो बाहर होगी वो आउटर, जो अंदर होगी वो इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन, अंदर इनर मेम्ब्रेन। बात समझ में आती है। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये आगे बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी जनरल बातें समझो। यू का मतलब ट्रू है, वेल डिफाइंड है। कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होने का मतलब इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है बच्चे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट मिलते हैं भाई। ऐसे ऑर्गेनेल जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, देखो बच्चे, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है। सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। ऐसे मेम्ब्रेन जिन पर, ऐसे ऑर्गेनेल जिन पे मेम्ब्रेन ही नहीं होती, वो होते हैं राइबोसोम और सेंट्रियोल्स। ये कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई है। यहाँ पे लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब मिलेंगे, है ना। और जो बिना मेम्ब्रेन वाले हैं वो तो कहीं भी मिल सकते हैं, प्रो यू से उनका कोई मतलब नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलते हैं, इसीलिए कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं भाई सेल के अंदर। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कंपार्टमेंट्स का हो जाना। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये बच्चे सेल है, इस सेल के अंदर ये कोई ऑर्गेनेल है, इस ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, तो एक तो ये कंपार्टमेंट हो गया सेल का, है ना, और एक इस ऑर्गेनेल के अंदर भी तो सेल का कंपार्टमेंट है। तो ये 2 कंपार्टमेंट बन गए सेल के अंदर। अगर ये कोई सेल होता, इसमें ऑर्गेनेल है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये एक ही कंपार्टमेंट हुआ, बीच में कोई दीवार नहीं है। लेकिन अगर ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, तो उस ऑर्गेनेल के अंदर का पार्ट और सेल के बाहर का पार्ट, यानी कि सेल के तो अंदर का पार्ट, उस ऑर्गेनेल के अंदर का पार्ट और उस ऑर्गेनेल के बाहर का पार्ट इनसाइड द सेल, ये 2 कंपार्टमेंट हो गए। अलग अलग ऑर्गेनेल अगर मेम्ब्रेन वाले प्रेजेंट होंगे तो बहुत सारे कंपार्टमेंट बन जाएंगे सेल में, उसी को कंपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पर लिखा गया है। बात समझ में आती है, क्लियर है बच्चे। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं सर यूकैरियोटिक सेल के? देखो बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल का टिपिकल एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा भी आता है, फंजाई भी आता है, प्लांटी भी आता है और एनिमिलिया भी आता है। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये चारों क्या है, यूकैरियोटिक सेल को रखते हैं बच्चे। इनके पास लोकोमोशन के जो ऑर्गन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के, हमने आपको पढ़ाया फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किसका बनता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। यूकैरियोटिक फ्लैजिला बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का है, इसे लोअर बोला जाता है, लोअर एडवांस्ड, है ना। और जो यूकैरियोटिक वाला फ्लैजिला है ये थोड़ा हायर है भाई, ये थोड़ा एडवांस्ड है, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। बात समझ में आती है। ये दोनों लोकोमोशन के ऑर्गन है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स तरीके से मिलते हैं। देखो, आप कहोगे सर लोकोमोशन का ऑर्गन तो फ्लैजिला है, फ्लैजिला तो प्रो में भी मिलता है, बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है। कॉम्प्लेक्स कौन है? यूकैरियोटिक वाला फ्लैजिला, क्योंकि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। उसके अलावा साइटोस्केलेटन मिलते हैं बच्चे। देखो, साइटो वर्ड का मतलब ही होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेम। सेल का फ्रेम डिसाइड करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, वो होते हैं साइटोस्केलेटन। प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलते हैं एमआरईबी प्रोटीन के बने होते हैं, और ये जो एमआरईबी प्रोटीन है ये एक टाइप का एक्टिन ही होता है बच्चे। यूकैरियोटिक के अंदर ये वेल एडवांस्ड एक्टिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्टिन का सिंपल वर्जन है एमआरईबी प्रोटीन, है ना। ये जो प्रोटीन है ये सिंपलर फॉर्म रखता है भाई अपनी, और एक्टिन फुल फॉर्म में आ जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स कंडीशन को शो करता है। जो साइटोस्केलेटन है वो सिंपल होता है प्रोकैरियोटिक में और कॉम्प्लेक्स हो जाता है यूकैरियोटिक में। ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी है
कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स तरीके के लोकोमोटरी ऑर्गन और उनके अंदर कॉम्प्लेक्स तरीका साइटोस्केलेटन मिलता है। मिलते दोनों में है, प्रोयू में कॉम्प्लेक्स का मिलता है, यूकैरियोटिक के अंदर। बोलो क्लियरिटी है? इस स्लाइड का एक एक वर्ड समझ में आता है बहुत ही बढ़िया से। इसके बाद आगे बढ़ता हूं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं प्लांट और एनिमल के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। बात समझ आती है? आखिर कौन से मेजर डिफरेंस है? देखो, प्लांट्स के अंदर सबसे पहले आप ध्यान में रखोगे C4 ट्रिक को। किसे ध्यान में रखोगे? C4 ट्रिक को, जो पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूं। सबसे पहले C का मतलब है बच्चे सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स में मिलती है, एनिमल्स में नहीं मिलती है, एब्सेंट होती है। उसका बाद का जो C है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में मिलेगा, एनिमल्स में नहीं मिलेगा। बात समझ में आती है? उसके बाद है C से सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल भी प्लांट्स में मिलेगी, एनिमल्स में वैक्यूल तो मिलती है बट सेंटर में नहीं मिलती, दैट्स वाई सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट है। उसके बाद जो फोर्थ C है उससे आएगा बच्चे सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल एनिमल्स में मिलेगा, प्लांट में ये एब्सेंट रहेगा। ये तीनों चीजें प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। एक ही चीज है जो प्लांट में एब्सेंट और एनिमल में प्रेजेंट। बोलो बात समझ में आती है? प्लांट सेल और एनिमल सेल मेजर डिफरेंस यही रखता है बच्चे। C4 ट्रिक से पहले भी बता चुका हूं मैं। ध्यान से देखो, सेल को अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। प्लांट के अंदर सेल वॉल है, इधर सेल वॉल नहीं है। इधर सेंटर में वैक्यूल है, इधर सेंटर में वैक्यूल नहीं है। न्यूक्लियस दोनों के अंदर सिमिलर कंडीशन में है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है प्लांट में, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। यहाँ पर सेंट्रियोल होगा, यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होगा। बोलो क्लियरिटी है बच्चे? एक एक वर्ड क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूँ? अब आओ देखो, दो डायग्राम दिए हैं एनसीईआरटी में, एक प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का। इसे आप देखकर आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे बच्चे। सेल वॉल यहाँ पर लिखा गया है, दैट्स वाई ये प्लांट का सेल है भाई। यहाँ पर आपको सेल वॉल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये एनिमल का सेल है। आप सारे ऑर्गेनेल देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखो, ये SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, सेल वॉल के बीच कनेक्शन बनेगा, आगे पढ़ाऊंगा इसको। ये माइक्रोट्यूबुल है, ये भी आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। पेरोक्सिसोम भी पढ़ाऊंगा। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उसे साइटोप्लाज्म बोल दिया भाई। ये है क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। राइबोसोम दोनों जगह मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह मिल जाएंगे। मिडल लेमेला, जो लेमेला है उसी का पार्ट है भाई मिडल लेमेला। क्लियर है? जो दो सेल होते हैं उनके बीच में एक सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे मकान बनते हैं, दो ईंटों के बीच में, दो ब्रिक्स के बीच में क्या डालते हैं? सीमेंट डालते हैं। उसी प्रकार दो प्लांट सेल के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसे मिडल लेमेला बोलते हैं बच्चे। और देखो, ये इतना बड़ा वैक्यूल मिल रहा है, ये इसका सेंट्रल वैक्यूल। प्लाज्मा लेमा, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बच्चे। न्यूक्लियस के ऊपर भी एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि दोनों यूकैरियोटिक सेल है बच्चे। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी को ही गोल्जी एपरेटस बोलते हैं भाई। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। आगे वो डिटेल पढ़ाऊंगा। ये ग्रीन वाला न्यूक्लियस यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पर लाइसोसोम दिखाया गया है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, डाइजेशन का फंक्शन करेगा, आगे पढ़ाऊंगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER के टाइप होते हैं बच्चे। किसके? ER के। ये रफ क्यों है? क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आगे डिटेल पढ़ाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। ER का टॉपिक भी अभी स्टार्ट हमने नहीं किया है। क्लियरिटी है बच्चे? एनिमल सेल के डायग्राम को देखो, यहां पर गोल्जी एपरेटस दिया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर माइक्रोविलाई दिया है, ध्यान से। माइक्रोविलाई या फिर विलाई ओनली एनिमल सेल में ही मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस सेल का मूवमेंट नहीं, इस सेल का मूवमेंट, किसी भी सेल का मूवमेंट तो फ्लैजिला करेगा, इसलिए वो लोकोमेटरी स्ट्रक्चर है। लेकिन माइक्रोविलाई इस सेल के आसपास अगर कोई मूव कर रही है चीज तो उसे मूव करने में इजी बनाते हैं, ये मूवमेंट करवाते हैं सराउंडिंग पार्टिकल्स का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी है, सेंट्रियोल यहाँ भी है, बिल्कुल सेंट्रियोल वहाँ नहीं था, यहाँ पर है। पेरोक्सिसोम दोनों जगह प्रेजेंट है, लाइसोसोम दोनों जगह है ही, राइबोसोम है ही, माइटोकॉन्ड्रिया है ही, रफ ER है ही, और साइटोप्लाज्म यहाँ पे है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप भी लेबल किया है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER भी लेबल किया है। SER RER दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। तो ये दो डायग्राम है बच्चे, NCERT इनको मेंशन करती है बहुत ही बढ़िया से, हमने भी आपको डिटेल में समझाए हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए एक बार। आई होप आपने पॉज करके बढ़िया से लेबल कर लिया है और सब कुछ देख लिया है। अब हम बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो है सेल मेम्ब्रेन। बच्चे क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अभी तक हमने क्या समझा है? यूकैरियोटिक सेल का इंट्रो, प्लांट एनिमल में डिफरेंस। अब थर्ड टॉपिक पे आ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये एक यूनिवर्सल है,
यूनिवर्सल का मतलब होता है दुनिया के सारे सेल में सिमिलर है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई भी सेल उठा लो आप, सेल मेम्ब्रेन ऐसा ही मिलेगा। ये ऑल सेल में मिलता है, अगर वो सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं। लेमा का मतलब ही होता है मेम्ब्रेन और प्लाज्मा का मतलब होता है बच्चे फ्लूइड। क्या होता है? फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के अंदर या फिर फ्लूइड को घेरने वाली मेम्ब्रेन। सेल के अंदर फ्लूइड है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसके चारों तरफ जो है उसे क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बोल दिया बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये सेलेक्ट करती है मॉलिक्यूल को कि कौन से मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना है, कौन से को नहीं जाना है, इसलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल है बच्चे। ये कब इतने अच्छे से स्टडी की गई थी, ध्यान से देखना, ध्यान से, जब 1950s के अंदर जो माइक्रोस्कोप है इसकी ब्रांच में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आया था, तब सेल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको बहुत इलेबोरेट तरीके से स्टडी किया गया था, इसके स्ट्रक्चर को देखा गया था। भाई जब आप देख ही नहीं पाओगे, बहुत ही छोटा होता है सेल, उसके ऊपर की मेम्ब्रेन भी काफ़ी टिपिकल है देखना, जब तक माइक्रोस्कोप ही अच्छे से डेवलप नहीं है हम कैसे देखेंगे। इसीलिए जब माइक्रोस्कोप 90s 50s के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुए तब इसको स्टडी किया गया बहुत अच्छे से। ये फ्लेक्सिबल होती है ऑब्वियसली। अगर मैं आपको हिंट दूं, देखो जैसे हमारा रूम है, इसके अंदर बड़ी बड़ी वॉल्स है, रिजिड वॉल्स है, ये सेल वॉल की तरह कंसिडर करो बच्चे, और हम वॉल्स के आगे पर्दे लगाते हैं ना, सर्टेन्स लगाते हैं, उन पर्दों को आप कंसिडर करो सेल मेम्ब्रेन की तरह। पर्दे फ्लेक्सिबल होते हैं ना बच्चे, उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन भी फ्लेक्सिबल होती है। जो वॉल्स होती है वो रिजिड होती है ना बच्चे, इसीलिए सेल वॉल भी रिजिड है। ऐसे कंपैरिजन करके आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखो ये किसकी बनी होती है, किसकी फॉर्म होती है भाई, ये लिपिड और प्रोटीन से फॉर्म होती है, इसे लिपोप्रोटीनियस बोलते हैं। लिपोप्रोटीन से बनती है इसलिए इसे लिपोप्रोटीनियस भी बोलते हैं भाई। जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, सभी प्रकार की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो लार्जली लिपिड और प्रोटीन से ही बनती है। ध्यान से सुनना, दुनिया का कोई भी सेल, उसकी मेम्ब्रेन, उसमें लिपिड और प्रोटीन होगा ही होगा 100%। उसके अलावा कुछ सेल्स में कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बोलो बात समझ आई? लिपोप्रोटीनियस सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चे, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनका भी स्पेसिफिक फंक्शन है, आगे पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर जब आपके साथ डिस्कस करूंगा। बात समझ में आती है? क्लियर है? अगली स्लाइड पे ले चलूं, चलिए बच्चे। सेल मेम्ब्रेन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो 90s 50s की लाइन थी ना अभी कि कब इसको अच्छे से स्टडी किया गया, तो 90s 50s के बाद किया गया, माइक्रोस्कोप में डेवलप होने के बाद। कौन से सेल का? ह्यूमन आरबीसी का, जो इरिथ्रोसाइट है बच्चे। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है इसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ये रेड सेल है बेसिकली, इस नाम का मतलब ही, इरिथ्रो का मतलब भी रेड और साइट का मतलब भी सेल। केवल इसी को स्टडी क्यों किया गया जब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना था? इसका रीजन है, ध्यान से सुनना। ये कोई लीवर का सेल है, कंसिडर करो, ये किसका सेल है बच्चे? ये कोई टिपिकल लीवर का सेल है। ये है हमारा आरबीसी सेल। ये कौन सा सेल है? आरबीसी। लीवर के सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ईआर होगा, गोल्जी बॉडी होगी और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे भाई। अगर इस सेल को आप ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो आपको कुछ ऐसे अलग अलग ऑर्गेनेल्स के अलग अलग पीसेस मिलेंगे, टुकड़े मिलेंगे, है ना। सेल को ब्रेक किया है आपने, तो यहाँ पर डिफरेंट मेम्ब्रेन पार्ट्स प्रेजेंट है बच्चे, अलग अलग मेम्ब्रेन के पार्ट्स प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पर कंटेमिनेशन क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। विभिन्नता, अलगनेस, है ना, अलग अलग बोलते हैं ना, अलगनेस कहो आप, है ना, डिफरेंस करने का जो कैरेक्टर है वो बढ़ चुका है, कंटेमिनेशन बढ़ चुका है, मिलावट बढ़ चुकी है। बात समझ आई? लेकिन यहाँ पर ये कौन सा सेल है? आरबीसी सेल है। इस आरबीसी को घोस्ट सेल भी कहते हैं, घोस्ट, भूत सेल। इसके अंदर मेम्ब्रेन के अलावा कुछ है ही नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल दीवार है, अंदर कुछ है ही नहीं सेल के, उसे बोलते हैं आरबीसी। इस दीवार के ऊपर लगा रहता है हीमोग्लोबिन। क्या लगा है? हीमोग्लोबिन, इसलिए ये रेड दिखती है बच्चे। ये कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं रखती है, ये स्टोर करती है हीमोग्लोबिन को, वो भी मेम्ब्रेन के ऊपर। कोई राइबोसोम यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये अपना प्रोटीन बना नहीं सकती, इसलिए ओनली 120 डेज के बाद ये डाई हो जाती है कंप्लीटली। बात समझ में आती है? जो आपका स्प्लीन होता है उसे ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी बोलते हैं, वहां पर इनको दफना दिया जाता है, वहां पर ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किए जाते हैं आफ्टर 120 डेज। क्लियरिटी है बच्चे? अगर इस सेल को आप तोड़ोगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है,
केवल मेम्ब्रेन, तो केवल मेम्ब्रेन के पीस मिलेंगे और हमें स्टडी क्या करना है, मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ज़्यादा इजी रहेगा, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, ओनली सेल मेम्ब्रेन के पार्ट्स है, यहाँ पर स्टडी करना इजी रहेगा मेम्ब्रेन को। ये रीज़न है भाई क्यों सबसे पहले ह्यूमन के आरबीसी को ही स्टडी किया गया मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए, क्योंकि आरबीसी के अंदर बच्चे मेम्ब्रेन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जब मेम्ब्रेन के अलावा कुछ नहीं है तो आप जो भी स्टडी करोगे वो मेम्ब्रेन का ही पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने पढ़ लिया, आपने गलती से गोल्जी बॉडी का पार्ट पढ़ लिया और आप स्टडी करके लिख रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ तो गोल्जी बॉडी के बारे में लिख रहे हो लेकिन लिख रहे हो आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ पर ये रिस्क है, यहाँ पर ऐसा कोई रिस्क नहीं है। क्लियरिटी है बच्चे? स्लाइड का एक एक वर्ड क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगली स्लाइड में मैं समझाता हूं बच्चे, लिपिड और प्रोटीन इस मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज जब होते हैं तो उनका नेचर हमें समझना है। लिपिड कैसा है वो, उसके नेचर से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पे, इसके आगे पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसमें आपको ये नेचर बहुत काम आएगा। ध्यान से सुनो, आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है वो 52:40 होता है बच्चे, यानी कि 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है बच्चे, लिपिड होता है ना। ध्यान से सुनो, 52 कितना है, प्रोटीन है, लिपिड कितना है, 40 है बच्चे। अभी भी 8% बचा हुआ है ना, वो 8% क्या है, रेस्ट 8% होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसमें भी कुछ अमाउंट में होता है कोलेस्ट्रॉल। केवल ह्यूमन आरबीसी की बात की जा रही है। ह्यूमन के आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर 52% प्रोटीन है, उसके अंदर 40% क्या है बच्चे, लिपिड है, उसके अंदर 8% में कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल है। एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी का डाटा। उसके बाद जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है, वेरी करता है बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे माइलिन की जो शीट्स होती है उनके अंदर 70 to 80% क्या होता है, लिपिड ही होता है। जब न्यूरॉन सेल पढ़ाते हैं आपको तो आपको माइलिन शीट के बारे में पढ़ाते हैं। अभी सिर्फ याद रखेंगे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे कि जो माइलिन शीट के सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन के सेल्स हैं, उनके ऊपर जो माइलिन शीट है उनके अंदर 70 to 80% क्या है बच्चे, लिपिड्स प्रेजेंट है। क्लियरिटी है? माइलिन शीट मेम्ब्रेन है, आप ऐसा समझ सकते हो, उसके अंदर इतना लिपिड है। जो लिपिड है बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं लिपिड क्या है। ये तो आरबीसी के बारे में और एक जनरल लाइन थी, वेरी करता है जो कॉम्पोजिशन है मेम्ब्रेन का। अब आओ लिपिड पे। मेन लिपिड जो होता है ना, जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है बच्चे, वो होता है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड देखो देखो ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की, प्रोटीन की ज्यादातर, ठीक है। 92% लिपिड और प्रोटीन है। इस लिपिड में से कौन सा लिपिड, फोस्फोलिपिड। बात समझ आई? लिपिड में से कौन सा लिपिड, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड में से कौन सा, लेसिथिन। याद रखेंगे बहुत ध्यान से, लिपिड में से कौन सा, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड में भी कौन सा, लेसिथिन। अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेसिथिन की स्ट्रक्चर भी है हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में तो नहीं, बायोमोलिक्यूल्स में, बट मैं पढ़ाता यहीं पे हूं। ध्यान से सुनो, ये जो फोस्फोलिपिड है इसके अंदर फोस्फो ग्रुप होता है बच्चे, PO4। कौन सा ग्रुप है, PO4। इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको पोलर बना देता है। कैसा बना देता है, पोलर बना देता है बच्चे। अगर ये पोलर है, पोलर किस कारण से है बच्चे, फोस्फेट के कारण से है। फोस्फेट के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या बन गया, पोलर बन गया। ये फोस्फोलिपिड था, और ये जो मैंने बना रखा है ये फोस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक हेड है और नीचे 2 टेल है। क्या है बच्चे, नीचे 2 टेल यहाँ पर हमने बना रखी है। ये जो टेल है इनके बारे में मैंने ये लाइन्स लिखी है आपके लिए। हेड पे मैंने लिखा है कि पोलर हेड, क्योंकि इसमें फोस्फेट ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पोलर बन चुका है। और जो वाटर होता है H2O, डबल H मैंने बनाया, O मैंने बनाया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है हाइड्रोजन से, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। ये भी कैसा हो गया, पोलर हो गया। पोलर है तो इसे मैं बोलूंगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लवर। वाटर से लव करने वाला, वाटर से अट्रैक्ट होने वाला। इट कैन इंटरेक्ट विथ वाटर, ये वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है, वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। जो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है, आप कह सकते हो। बात समझ में आती है? ये जो फोस्फोलिपिड का हेड है ये वाटर लवर है, हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। बट ये जो टेल है इसके बारे में पढ़ो। ये बच्चे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टेल्स होते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है।
इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए ये पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर होता है तो आपने पढ़ा होगा पोलर अट्रैक्ट्स पोलर, पोलर इंटरेक्ट विथ पोलर, पोलर पोलर को ही अट्रैक्ट करेगा। यहां पर पोलर वाटर है, अगर आप वाटर के रिस्पेक्ट में बात करो तो ये जो टेल है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। बात समझ आती है? ये जो टेल है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन ये जो हेड है ये वाटर में डिसॉल्व होगा। ध्यान से सुनो, यहां पर जो सैचुरेटेड है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अनसैचुरेटेड रियल कंसेप्ट के थ्रू हमने आपको बताया है। सैचुरेटेड का मतलब होता है ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अनसैचुरेटेड का मतलब है बच्चे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नॉन पोलर है तो ये इंटरेक्ट नहीं कर सकता, कांट इंटरेक्ट विथ वाटर, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। बोलो बात समझ में आती है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक का मतलब होता है फियर, डर, ये पानी से डरता है। जो टेल होता है वो पानी से डरता है, इसीलिए लिपिड के अंदर फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड के अंदर टेल्स है, टेल्स कैसी है? हाइड्रोकार्बन की है, हाइड्रोजन और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, इसलिए वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर है इसलिए ये हाइड्रोफोबिक है। टेल के हाइड्रोफोबिक होने से ये लिपिड कैसा बन गया बच्चे? हाइड्रोफोबिक बन गया, पानी से डरने लग गया, वाटर के साथ फियर शो करने लग गया। ये है कंसेप्ट, ध्यान से नोट करेंगे इसे। अब मैं आपको बताता हूं बच्चे कि कैसे ये जो चीजें हैं ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं आपको बता रहा हूं बच्चे कि जो मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है उसमें मेन लिपिड आता है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है भाई। फोस्फोलिपिड के अंदर भी मॉलिक्यूल होगा, उसका एक मॉलिक्यूल को अगर मैं पकड़ के बाहर निकालूं तो उसमें हेड है और नीचे दो टेल है। क्या है बच्चे? हेड है, नीचे दो टेल है। हेड के अंदर फोस्फेट ग्रुप है PO4-3, वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो वो पोलर है। अगर वो पोलर है तो वो वाटर भी पोलर है, दोनों क्या करेंगे? इंटरेक्ट, इसलिए वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्रेम करता है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लवर, कैन इंटरेक्ट विद वाटर। बात समझ आई क्या? ये है कौन? हेड वाला। हेड में क्या है? फोस्फेट ग्रुप, इसलिए वो क्या है? पोलर, वाटर भी पोलर, इंटरेक्ट करेंगे। बात समझ आई? लेकिन टेल के अंदर सैचुरेटेड मींस ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट। ये दोनों से बनी हुई क्या है? टेल है। उसके अंदर हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है। हाइड्रोजन और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम 2.1 के करीब होती है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा रहा, नॉन पोलर स्ट्रक्चर है ये। नॉन पोलर है तो ये वाटर तो पोलर है, उससे ये इंटरेक्ट करेगा नहीं। ये कैसा बनेगा? ये वाटर से फोबिक रहेगा, वाटर से डरेगा, हाइड्रोफोबिक इसे बोलेंगे। बात समझ आई? फोस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर टेल पानी में नहीं घुल रही, हेड पानी में घुल रहा है। बात समझ आई? हेड पानी में घुलेगा पोलर है, टेल पानी में नहीं घुलेगी, नॉन पोलर है। बात समझ आई? फोस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसका, फोस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसका हेड पानी में घुलेगा, टेल पानी में घुलेगी नहीं। ध्यान से सुनो, इस स्लाइड का एक एक वर्ड क्लियर है, आई होप। आगे बढ़ जाऊं क्या? ये जो सिंगल और डबल बॉन्ड है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, केमिस्ट्री में और पढ़ोगे, वरना मैं भी पढ़ा दूंगा। अभी पढ़ाऊं क्या? अभी सुन लो। देखो देखो बच्चे, ये जो वर्ड है सैचुरेटेड, कौन सा वर्ड है बच्चे? सैचुरेटेड। और लिख रहा हूं आपके सामने अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब ही होता है कंप्लीटली फिल्ड। अगर कोई चीज कंप्लीटली फिल्ड है तो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो उसे तोड़ा जाएगा और एक और एटम को जोड़ दिया जाएगा। बात समझ आई? अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं बच्चे? प्रेजेंट होते हैं। इन बॉन्ड्स को तोड़ा जा सकता है और यहां से नए नए एटम अटैच किए जा सकते हैं, इसलिए अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेटेड के अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया है कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं। देखो अभी तक वापस आ जाओ, क्या क्या पढ़ाया है? फोस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसका हेड पानी में घुलता है, उसकी टेल पानी में नहीं घुलेगी। ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर ये कोई सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, ये सेल लिख दो, इसे सेल मेम्ब्रेन लिख दो। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके बाहर क्या है? एक्स्ट्रा फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड है ना। ध्यान से सुनना, या अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। अरे है या नहीं? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, वाटर है दोनों जगह। तो जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है? लिपिड। लिपिड में क्या है? फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ऊपर हेड है, नीचे टेल है। यहां पर जो हेड है वो पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, यानी कि जो हेड है वो पानी की तरफ रहेगा। पानी दोनों तरफ है, दोनों तरफ क्या रहेगा? हेड रहेगा। बीच में क्या रहेगी? टेल रहेगी। बोलो समझ में आता है? दोनों तरफ क्या रहेगा बच्चे?
हेड रहेगा, बीच में क्या रहेगी, टेल रहेगी। इस मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे अरेंज करो कि भाई बाहर की तरफ भी क्या पानी है, हेड रहेगा, अंदर की तरफ भी क्या पानी है, हेड रहेगा, तो दोनों तरफ हेड हेड प्रेजेंट है। इनके बीच में क्या आ गई, टेल 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 आ गई। कुछ इस प्रकार से लिपिड की दो लेयर बन गई बच्चे, बाई लेयर बन गई। अरे बनी नहीं बनी, एक तो बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। ध्यान से देखो, अलग कलर से बढ़ा के शो करूं तुम्हें, ये ले, ये देखिए, ये दिख ही नहीं रहा कलर ही, कलर रेड दिखेगा शायद। इसमें देखो, ये एक सिंगल लेयर है बच्चे, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली दूसरी लेयर है। कुल मिला के डबल लेयर, डबल को बाई लेयर, डाई लेयर भी कह सकते हो। लिपिड की दो दो लेयर्स यहां पर बन चुकी है, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। क्यों बनी है, कंसेप्ट मैंने बताया। सेल के अंदर भी वाटर है, सेल के बाहर भी वाटर है, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है ओनली हेड, अंदर भी हेड रहेगा, बाहर भी हेड रहेगा, तब जाकर दोनों तरफ क्या बन जाएगी, दो लेयर बन जाएगी लिपिड की। लिपिड फॉर्म से बाई लेयर टू मेक ए मेम्ब्रेन। किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड दो लेयर बना के प्रेजेंट रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ये पूरी मेम्ब्रेन में कुछ इस प्रकार से सेपरेट आउट रहेगी। ये टिपिकल स्ट्रक्चर आपको बताया है कि दोनों तरफ हेड रहेंगे, अंदर क्या रहेगी बच्चे, टेल्स रहेगी। क्लियरिटी है, बहुत बढ़िया से समझ में आया, आना भी चाहिए। अब मैं आपको इतने पार्ट की एनसीईआरटी पढ़ाता हूं बच्चे। यूकेरियोटिक सेल के बारे में अभी जो पढ़ा, उसमें एनसीईआरटी कैसे लिखती है। जो यूकेरियोट्स होते हैं बच्चे, वो इंक्लूड करते हैं प्रोटिस्टा को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और फंजाई को। बिल्कुल पढ़ा दिया। इन यूकेरियोटिक सेल जो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट्स होते हैं वो बन रखे होते हैं भाई। क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स जो होती है वो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस रखती है बच्चे, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है भाई। न्यूक्लियर सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। जो यूकेरियोटिक होते हैं वो क्रोमोसोम बनाते हैं भाई, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्रोमोसोम नहीं बनते हैं बच्चे। यूकेरियोटिक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इनसाइड द न्यूक्लियस, वो सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। क्लियरिटी है। ऑल यूकेरियोटिक आर नॉट आइडेंटिकल, सभी यूकेरियोटिक आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों यूकेरियोटिक है, बट ये कुछ डिफरेंस शो करते हैं। जैसे कि सेल वॉल ओनली प्लांट में मिलती है, एनिमल्स में नहीं मिलती। जैसे कि प्लास्टिड ओनली प्लांट में मिलेगा, एनिमल्स में नहीं मिलेगा। जैसे सेंट्रल वेक्यूल ओनली प्लांट्स में मिलेगी, एनिमल्स में सेंटर में वेक्यूल नहीं मिलेगी। ये सब एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, बिल्कुल समझाई दिया मैंने। उसके बाद एनिमल सेल्स में बच्चे सेंट्रियोल्स मिलता है, जो प्लांट्स में एब्सेंट रहता है। बोलो क्लियरिटी है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी अगर कंसेप्ट आपने समझ लिया है लेक्चर के अंदर। उसके बाद देखो अगला टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं बच्चे। सेल मेम्ब्रेन पे एनसीईआरटी लिखती है डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का, ये 1950s के बाद स्टडी किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होने के बाद। बहुत ही बढ़िया। केमिकल जो स्टडी किए गए हैं बच्चे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो भी किसकी, ह्यूमंस की, उसके अंदर क्या पाया गया है कि ज्यादातर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है, ज्यादातर क्या है, प्रोटीन है, ये पाया गया। पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब स्टडी हो पाया है भाई, 1950s में, जब माइक्रोस्कोप हमें मिल गया बहुत अच्छे से बनकर। सबसे पहला सेल कौन सा स्टडी किया गया जिसकी मेम्ब्रेन देखी गई थी, ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जिसे इरिथ्रोसाइट भी आप कह सकते हो। ये जो स्टडी है ये शो करती है सेल मेम्ब्रेन मेनली किसकी बनी होती है। इस स्टडी से क्या पता चला, मेनली बच्चे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसे लिपोप्रोटीन भी कह सकते हो। मेजरली जो लिपिड होता है वो बच्चे फोस्फोलिपिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, अरेंज रहता है बाई लेयर की फॉर्म में। अभी भी समझाया दो लेयर कैसे बनती है, बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज है। लिपिड जो होते हैं वो अरेंज होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर ही लिपिड अरेंज रहते हैं। पोलर हेड्स टुवर्ड आउटर साइड, पोलर हेड जो हेड है वो बाहर की तरफ, आउटसाइड, बिल्कुल। अरे बाहर वाली जो लेयर है बाई लेयर के अंदर, उसका हेड किधर है, आउटसाइड, बाहर की तरफ, सही बात है। द हाइड्रोफोबिक यानी कि जो टेल्स है उनकी बात कर रही है, टूवर्ड्स द इनर पार्ट, ये इनर पार्ट की तरफ हो रही है। ये जो लाइन है ना बच्चे, ये आउटर लेयर ऑफ लिपिड के लिए लिखी गई है, ये आउटर लेयर ऑफ लिपिड के लिए लिखी गई है। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। जो पानी वाला इन्वायरमेंट है इससे प्रोटेक्टेड रहती है बच्चे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल, जो कि नॉन पोलर है। अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, बाहर भी हेड, अंदर भी हेड, बीच में क्या, टेल, हाइड्रोकार्बन की टेल्स, ये प्रोटेक्टेड है
हेड से पानी को, मतलब पानी इंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है टेल से बिकॉज ऑफ द हेड्स। बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल्सो कंटेन्स सम कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे से, डोंट वरी, कि कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल कहाँ और कैसे प्रेजेंट होते हैं। एक एक वर्ड क्लियर हो गया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ था, क्लियरली रिलेटेड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, वो ये कहता है कि इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही मिलेगा। लिपिड की बाई ले रहे, ये तो पहले पता चल गया, अब पता चल रहा है कि प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। बहुत ही बढ़िया भाई। द रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो जो है वो वेरी करता है अलग अलग सेल्स में। ह्यूमन आरबीसी के अंदर 52% तो क्या है, प्रोटीन है, और 40% क्या है बच्चे, लिपिड है, और रेस्ट 8% क्या है, कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल है। क्लियरिटी है? डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अलग करना, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, अलग करना, कि हम अलग कैसे करेंगे। इस बेसिस पे दो टाइप के प्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर। कितने टाइप के बच्चे? दो टाइप के। आप अलग कैसे करोगे, इस बेसिस पे दो टाइप के प्रोटीन है। एक तो ऐसे होंगे जो बहुत ही इजीली अलग हो जाएंगे, एक होंगे जो थोड़े मुश्किल से अलग होंगे। जो इजीली अलग होंगे वो बाहर प्रेजेंट होंगे, उसे बोलेंगे पेरिफेरल। ये है कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड वाले। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो बच्चे, मैं आपको बता रहा था कि प्रोटीन के दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखो, मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है, प्रोटीन है। लिपिड के बारे में बताया, बाइलेरी में रेंज है। जो प्रोटीन है वो दो टाइप के हैं। एक ऐसे प्रोटीन है जिनको बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि वो बाहर ही प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। बाहर को पेरीफेरी बोलते हैं, उन्हें पेरीफेरल प्रोटीन बोल दिया। कुछ ऐसे प्रोटीन है जो बाहर ही नहीं निकल रहे, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के बहुत अंदर प्रेजेंट है। अंदर को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। दो टाइप के प्रोटीन है, इंटीग्रल जो बहुत ही अंदर है, जिनका एक्सट्रैक्ट होना इजी नहीं है। एक वो प्रोटीन जो बाहर है, पेरीफेरी पर है, पेरीफेरल, जिनका एक्सट्रैक्ट होना बहुत इजी है। एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे एक्सट्रैक्ट करना कितना इजी है, इस बेसिस पे दो टाइप के प्रोटीन है बच्चे। पेरीफेरल प्रोटीन लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की सरफेस पे करते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो पार्शियली और टोटली बरिड रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, दबे हुए रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। अंदर है इंटीग्रल वाले दबे हुए, पेरीफेरल वाले बाहर है। बाहर वालों को बाहर निकालना इजी है। बात समझ आती है क्या? बहुत ही बढ़िया। तो ये थी एनसीईआरटी की एक एक लाइन। लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। थोरेक्स 100 से कनेक्ट होने के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थोरेक्स 100 लिखे, हैंडल तक पहुंच जाएंगे। अगर इस लेक्चर के या थोरेक्स पे अपलोड किए गए किसी भी लेक्चर के आप हैंडआउट्स, पीपीटी, पीडीएफ्स लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना थोरेक्स 100 के। वहां पर ये सब अपलोड होते रहते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच अगेन, ऑल द बेस्ट।